एक गांव में संतोष नाम का एक आदमी रहता था। जब एक दिन वो सड़क पर जा रहा था तो उसने एक भिखारी को भीख मांगते देखा। संतोष को उस भिखारी पर दया आ गई। उसने उसे कुछ पैसे दिए और वहां से चला गया। इस तरह वो भिखारी हर दिन वहां दिखने लगा। संतोष उसे कुछ पैसे देता था और चला जाता था। एक दिन रात में जब संतोष घर जा रहा था तो उसने उस भिखारी को अपने घर के सामने बैठा देखा, लेकिन उसने उससे उस दिन कुछ मांगा नहीं। तभी संतोष ने उसे कुछ पैसे दिए और अंदर चला गया। अगले दिन फिर जब संतोष अपने घर से बाहर आ रहा था तो उसने अपने घर के सामने उस भिखारी को देखा। भिखारी ने भी संतोष को देखा, लेकिन उसने उससे भीख नहीं मांगी। तब संतोष ने उससे कहा, क्या हुआ आपको? आप मुझसे भीख नहीं मांग रहे हैं? क्या इसलिए कि तुम्हारे बिना मांगे ही मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं? नहीं बाबूजी, आपसे ही नहीं, मैं आजकल किसी से भी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि एक लड़की मुझे रात में भरपेट खाना खिलाती है और चली जाती है। उसने मुझसे ये भी कहा, अब से किसी और से भीख मत मांगना, मैं हर दिन आऊंगी और तुम्हें खाना दूंगी। इसीलिए मैंने भीख मांगना बंद कर दिया है बाबूजी। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। जब भी मैं किसी के घर के सामने रुकता हूँ वे मुझ पर चिल्लाते हैं। मैं आपके घर के सामने रह रहा हूँ क्योंकि आप एक रहमदिल इंसान लगते हैं। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं नहीं रुकूंगा। अरे नहीं, कुछ बुरा नहीं लग रहा। तुम यहाँ रह सकते हो, हमारे घर के बाहर जगह भी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कह देना। इतना कहते हुए उसने मन में सोचा, क्या इन दिनों भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं? काफी सरप्राइजिंग है। इस तरह सोचकर वो वहां से चला गया। उस रात वो लड़की भिखारी के पास आई जो संतोष के घर के सामने बैठा था। दादाजी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, ये लो, ये पैसे भी ले लो। कल दोपहर कुछ खाने के लिए खरीद लेना। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई, जिसे देखकर संतोष ने सोचा, मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए। इतना सोचते हुए वो उसके पीछे गया और पुकारा, हेलो, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज एक मिनट रुकिए जरा। तभी वो लड़की अचानक वहां से गायब हो गई। अरे वो लड़की, वो कहां गई? उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिली और वो घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद, मुझे उस लड़की से कल बात करनी ही चाहिए। अगले दिन वो लड़की आई और उस भिखारी को फिर से खाने का सामान दिया। जब वो जा रही थी तो संतोष ने उसे देखा। ये लड़की कौन है? मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। इतना सोचकर वो उस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की कब्रिस्तान में गई और एक कब्र में घुस गई, जिसे देखकर संतोष घबरा गया। ओह माय गॉड, क्या वो लड़की एक शैतान है जो भिखारी की मदद कर रही है? लेकिन वो एक अच्छी प्रेतात्मा लगती है। वो कल फिर आएगी ना, मुझे किसी तरह उससे बात करनी ही होगी। ये सोचकर संतोष घर गया और उस भिखारी से बोला, कल जब वो लड़की आए तो तुम मेरे घर के अंदर बैठ जाना। तुम्हारी जगह मैं बैठूंगा, लेकिन मुझसे कोई सवाल मत करना प्लीज। जैसे मैंने कहा वैसे ही करना। ठीक है बाबूजी। अगली रात संतोष एक भिखारी के बेस में अपने ही घर के सामने बैठ गया। फिर लड़की के रूप में वो प्रेतात्मा खाना लाई। दादाजी, लो खा लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं शैतान द्वारा दिया खाना नहीं लूंगा। तुम कुछ जादू टोना कर रही हो और मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। अब प्लीज ये खाना ले लो, अब मुझे जाना है। मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक तुम मुझे अपने बारे में सच नहीं बताओगी। तब वो लड़की रोने लगी और एक प्रेतात्मा में बदल गई। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं एक अनाथ हूं। जब मुझे भूख लगती थी तो कोई नहीं था जो मुझे खाना खिलाता। हर कोई मुझे बुरी नीयत से देखता था। वे कुछ कारण बताते और मुझ पर हाथ डालते। मैंने बहुत खराब जीवन जिया और इसीलिए घुट घुट कर जीने की बजाय मरना बेहतर समझा। मैंने आत्महत्या कर ली और प्रेतात्मा बन गई। अब मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जिनको अपनी तरह भूख से तड़पते देखती हूँ। चिंता मत करो, मैं सब कुछ समझ गया। मैं इस घर का मालिक हूँ। वो भिखारी जो प्रतिदिन तुमसे भोजन लेता है मेरे घर के अंदर है। मैंने सिर्फ ये जानने के लिए ऐसा किया कि पता चले कि आप कौन हैं। आई एम सॉरी। किसी को बताइएगा मत कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वे मुझसे डरेंगे और मुझसे खाना नहीं लेंगे। प्लीज किसी को बताना मत। ठीक है, चिंता मत करो, ये राज हमारे बीच ही रहेगा।
तब वो प्रेतात्मा बहुत खुश हुई और हंस दी। उसने वो खाना संतोष को दे दिया और वहां से गायब हो गई। संतोष ने अंदर जाकर उस भिखारी को वो खाना दिया। मैंने ऐसा सिर्फ उस लड़की के बारे में जानने के लिए किया था जो इतनी रहमदिल है। उसने तुम्हारे लिए खाना दिया है। उस बूढ़े ने वो भोजन लिया और घर से बाहर आ गया। इस तरह वो प्रेतात्मा हर दिन आती और उस बूढ़े भिखारी को खाना देती। वो प्रेतात्मा वो काम कर रही है जो इंसानों को करना चाहिए। हमसे जितना मुमकिन हो गरीबों की मदद करें, है ना? एक बार श्रीपुर गांव में 3 युवक रमेश, सुरेश और हरीश थे। उन्होंने अपने गांव में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की और कस्बे में डिग्री पूरी की। एक दिन वो तीनों एक रेस्टोरेंट में गए। रमेश बोला, कैसे हो? इसके बाद क्या करना चाहते हो? मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे सुरेश? मैं नौकरी करना चाहता हूँ और आराम से एक सुरक्षित जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। मैं तो इसी गांव में रहूंगा और अपने पिता की 2 एकड़ जमीन पर खेती करूंगा, क्योंकि मेरे पिता बीमारी के कारण जमीन पर खेती करने में असमर्थ हैं। इस बीच उनका ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया। वेटर ने उन्हें परोसा और चला गया। उन्होंने खाना शुरू कर दिया और बातें करते जा रहे थे। मैं अब और नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया है, तुम लोग खाओ। हाँ? मेरा पेट तो फुल हो चुका है, लगता है जरा से ज्यादा खा लिया। फिर बचे हुए खाने का क्या करें? कुछ नहीं, छोड़ दो, वेटर फेंक देगा, फिक्र ना करो। देखो सुरेश, हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि हमें तो रोज खाना खाने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग दिन में एक बार भोजन खोजने के लिए भी मारे मारे फिरते हैं। हाँ रमेश, कई लोग कुपोषण की शिकार हैं क्योंकि उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिलता। अच्छा होगा अगर हम बचे हुए खाने को किसी और को दे दें, इसे पैक करवा लेते हैं। तुम्हारी बात में दम है दोस्त, पैक ही करवाते हैं। और उन्होंने बचा हुआ खाना पैक किया और उसे सड़क के किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत को दे दिया। रास्ते में रमेश ने कहा, इसी तरह क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर हमारे जैसे खाने के बाद खाना छोड़ने वाले ग्राहक अपना भोजन ऐसे लोगों को दे दे जिन्हें खाने के लिए एक एक दाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? हरीश और सुरेश ने कहा, तुमने जो कहा वो सच है। कुछ दिनों के बाद हरीश और सुरेश नौकरी खोजने के लिए शहर चले गए, लेकिन रमेश ने गांव में अपने पिता की जमीन पर खेती शुरू कर दी। 5 साल बाद वो शहर में हरीश और सुरेश से मिलने गया। शहर पहुंचते ही रमेश को लंबे सफर की वजह से भूख लगी तो वो एक रेस्टोरेंट में गया। मेन्यू में पकवानों की कीमत को देखते हुए वो बिना खाए ही बाहर आ गया। जब वो सड़क पर चल रहा था तो उसने पाया कि लोगों का एक समूह एक जगह पर इकट्ठा है। इतने सारे लोग इकट्ठा हैं क्यों? ये एक फूड ट्रक है सर। वे खाने के बाद कई लोगों से बचा हुआ भोजन एकत्र करते हैं। उस फूड ट्रक को देखकर रमेश बहुत खुश हुआ और उसे अपने दोस्तों के साथ चर्चा किए हुए फूड ट्रक का आइडिया याद आया। जब वो उन लोगों के साथ उस फूड ट्रक में खाना खाकर सड़क के किनारे टहल रहा था, तभी हरीश ने कार से रमेश को देखा। अरे सुरेश, वो जा रहा आदमी हमारे रमेश जैसा दिखता है। हाँ, वो हमारा सुरेश ही है, कार उस तरफ ले लो। हरीश ने कार घुमाई और रमेश के पास जाकर रुक गया। गाड़ी में हरीश और सुरेश को देखकर रमेश बोला, हरीश, सुरेश, मैं तुमसे ही मिलने शहर आया हूँ। ओह, तो तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं? फोन क्यों नहीं किया? मैंने सोचा कि सरप्राइज दूंगा। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। रास्ते में रमेश ने कहा, याद है हम एक बार एक रेस्टोरेंट में गए थे और बचे हुए भोजन को एक बूढ़ी महिला को दिया था। आज मुझे एक फूड ट्रक दिखा जिसके माध्यम से लोग बचा भोजन भूखे लोगों को खिला रहे थे। और वे घर पहुंच गए। वहाँ पर रमेश को एक फूड ट्रक दिखा। अरे ट्रक यहाँ? तो क्या वो तुम दोनों ही हो जो इस फूड ट्रक का इंतजाम करते हो? और खुशी से उसकी आंखें भर आईं। हाँ रमेश, उस दिन तुमने जो कहा था वो हम भूल नहीं पाए। हमने इन 5 सालों में बहुत कमाया। हमने इन फूड ट्रक्स को उन्हीं पैसों से खरीदा है और ये इंतजाम किया है। अगर किसी के यहाँ खाना बचता है तो इन ट्रक्स को वो लोग कॉल करते हैं। देखो, तुम्हारा ये नोबल आइडिया कितने लोगों की भूख को संतुष्ट कर रहा है। रमेश ने फौरन हरीश और सुरेश को कसकर गले लगा लिया। सरकार ने हरीश और सुरेश की प्रशंसा की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। कुछ कदम अकेले चलकर दिखाओ, अपने आप अच्छे काम में लोग 7 कदम मिलाते हैं।
एक गांव में ललिता और किरण का एक विवाहित जोड़ा रहता था। उन्होंने एक बकरी पाली हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा था कि बकरी का दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन किरण उस बकरी को घास नहीं खिला रहा था क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी। बकरी सोचने लगी, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर वे इसी तरह मुझे भूखा रखेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। ललिता ने किरण से पूछा, किरण, तुम उस बकरी को घास क्यों नहीं दे रहे हो? वो पहले से बहुत कमजोर हो गई है, शायद इसीलिए दूध नहीं दे रही। यदि तुमने घास नहीं दी तो वो बेचारी मर जाएगी। कुछ नहीं होगा, 2 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप दूध देने लग जाएगी। लेकिन तब तक जिंदा बचेगी तब ना। तब मैं क्या करूं? मैं उस बकरी को घास दूं? अच्छा ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन ये दूध नहीं दे रही तो मैं घास वास कुछ नहीं लाया। तो फिर इसे बाहर भेज दो, बकरी बाहर ही चर लेगी और फिर वापस आ जाएगी। ये अच्छी बात कही तुमने, फिर मुझे इसके लिए घास लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसने बकरी को बाहर भेज दिया। इससे बकरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेचारी को बाहर भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। शाम ढलते बकरी को एक सब्जी का खेत दिखा। जब वो वहां चरने लगी तो उस खेत की देखभाल करने वाले ने उसे देख लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बकरी दर्द को सहन नहीं कर पाई और वहां से भाग गई। मुझे तो कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है, हे भगवान, मुझ भूखी पर दया कर। बकरी बेहद कमजोर हो जाने से बेहोश हो गई। एक पेड़ पर रहने वाली प्रेतात्मा ने उसे देखा और सोचा, मुझे इस बकरी की हालत का पता है। इसके मालिक ने इसे बाहर भेज दिया। जब ये खेत में घास चरने लगी तो खेत की देखभाल करने वाले ने इसकी पिटाई कर दी। कमजोरी और फिर ऊपर से पिटाई, बेचारी बेहोश हो गई। मुझे इस बकरी की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो प्रेतात्मा उस बकरी के शरीर में घुस गई और उस आदमी को 2 सींगों से रौंद डाला जिसने उसकी पिटाई की थी। फिर वो बकरी वहां से फौरन भाग गई। वो आदमी इस अचानक हमले से नीचे गिर गया। हे भगवान, किस तरह की बकरी बनाई है तूने? इतने जोर के मारा, किसी पहलवान की तरह हमला किया था मुझ पर। फिर वो बकरी वापस उस घर गई और वहां रखा खाना खाने लगी, जिसे देखकर ललिता गुस्से में बकरी को पीटने वाली थी। फौरन वो बकरी प्रेतात्मा में बदल गई और बोली, अगर बकरी को गलत तरीके से छुआ भी तो जान से जाओगी। ये देखकर ललिता वहां से भाग गई और अपने पति के पास गई। किरण, एक प्रेतात्मा, बकरी, एक प्रेतात्मा। प्रेतात्मा, बकरी, अरे क्या हुआ? क्यों डरी हुई हो? कोई प्रेतात्मा ने हमारी बकरी को काबू में कर लिया है। क्या? कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो तुम? अरे मैं पूरे होश में हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर ललिता उसे उस बकरी को दिखाने ले गई, लेकिन वहां कोई बकरी नहीं मिली। कहाँ है बकरी? प्रेतात्मा दिखाओ। किरण, मैंने यही देखी थी। इतना कहकर ललिता ने पूरा घर तलाश डाला। बकरी उनकी खाट पर सो रही थी। ये क्या? तुमने उस बकरी को पलंग पर सुला दिया? ये बकरी इतनी सगी है क्या तुम्हारी? मैंने नहीं सुलाया बकरी को इस पलंग पर, वो प्रेतात्मा है। मेरी नजर इतनी तो अच्छी है ललिता, वो बकरी है। आज तुमने इसे पलंग पर सुला दिया, कल क्या करोगी? बकरी को नहलाकर, स्कूल ड्रेस पहनाकर स्कूल भेजोगी क्या? रुको, मैं इस बकरी को पढ़ाता हूँ पाठ। इतना कहकर वो उस बकरी को मारने आगे बढ़ा। तुरंत बकरी प्रेतात्मा में बदल गई और बोली, क्यों किरण, तुम पीटोगे मुझे? अगर तुमने इस बकरी को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। कितने पापी और बेरहम हो। अगर बकरी दूध नहीं देती तो क्या कोई खाना बंद कर देगा? इस बकरी का खाना बंद करने की बजाय इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था कि वो दूध क्यों नहीं दे रही है। अगर तुमको 4 दिन तक खाना ना दिया जाए तो कैसा रहेगा? और फिर उस प्रेतात्मा ने किरण की जमकर पिटाई कर दी। ओ नहीं, मुझे मत मारो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं बकरी की देखभाल करूंगा। तुम भी यही रहो और देखो, तुम जो भी खाना चाहोगी मैं तुमको भी ला कर दूंगा। ये हुई ना बात। तब से वो प्रेतात्मा भी उस घर में रहने लगी और वो जो चाहती थी उसे खाने को मिलता था। शैतान से पिटकर किरण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर बकरी की अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दी।